हेलो एवरीवन, माय नेम इज ऋतु। आज हम शुरू करेंगे चैप्टर सेकंड मैक्रो इकोनॉमिक्स से। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहले इंपॉर्टेंट कुछ टर्म्स सीखते हैं जिन टर्म्स की मदद से आप चैप्टर को समझने में आपको आसानी होगी। पहला, बार्टर एक्सचेंज या बार्टर सिस्टम। ऑब्वियसली मनी तो थी नहीं, तो इन टर्म्स एक्सचेंज क्या होता था? गुड्स फॉर गुड्स, राइट। डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गुड्स विदाउट यूज ऑफ मनी, इट इज कॉल्ड बार्टर सिस्टम। आगे डिटेल में पढ़ेंगे। मनी क्या है? मनी इज एनीथिंग जो कि जनरली एक्सेप्टेबल हो सबके लिए, ठीक है, सब उसको एक्सेप्ट करें इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और इन पेमेंट ऑफ डेब्ट्स। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ मनी देखते हैं। दे रेफर टू सप्लायर ऑफ मनी, राइट। कौन कौन हो सकते हैं सप्लायर? गवर्नमेंट हो सकती है, आरबीआई हो सकती है और कमर्शियल बैंक्स हो सकते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट of the country which issue coins and 1 rupee notes, RBI which issue currency and the commercial bank who creates credit, loan वोन देकर, right। चलिए आगे देखते हैं। सेंट्रल बैंक, ये एपेक्स बॉडी है, 1935 में स्टैब्लिश हो गई थी। ठीक है, 1934 में एक्ट आया था एंड 1949 में नेशनलाइज हो गया था। रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट वो रेट होती है जिस पर सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को लोन देती है। ठीक है, रेपो रेट एंड द बैंक रेट बोथ आर सेम। टाइम का डिफरेंस है। जो बैंक रेट होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है और जो रेपो रेट है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है। रेपो रेट इज एप्लीकेबल फॉर शॉर्ट टर्म, राइट, एंड बैंक रेट इज एप्लीकेबल फॉर लॉन्ग टर्म। इसके अलावा इसमें कोई डिफरेंस नहीं। रिवर्स रेपो रेट, ये वो रेट होता है जब कमर्शियल बैंक्स आरबीआई को पैसा देते हैं या आरबीआई को नीड होती है पैसे की, और जिस रेट पे वो कमर्शियल बैंक से पैसा लेता है दैट इज रिवर्स रेपो रेट। देखते हैं। इट इज अ रेट एट विच बैंक्स पार्क देयर सरप्लस फंड विद सेंट्रल बैंक। रेपो रेट में सेंट्रल बैंक किसको दे रहा था? कमर्शियल बैंक को। इस रिवर्स रेपो रेट में कमर्शियल बैंक आरबीआई को दे रहे हैं। ठीक है, CRR is a ratio या fraction of bank's total deposit that commercial bank must keep as reserve in cash with central bank. It means if you are 100 in crores मान लेते हैं, crores at present, ठीक है, आपके बैंक में 100 करोड़ रुपीस है, तो 100 करोड़ का 4% आप कहाँ रखेंगे? सेंट्रल बैंक में, which means आरबीआई के पास रखेंगे एज अ रिजर्व। ठीक, इसे बोलते हैं CRR, जो कि मैंडेटरी होता है, सब बैंक्स को रखना होता है क्योंकि वो आरबीआई की ही गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं। ठीक, चाहे प्राइवेट बैंक हो चाहे गवर्नमेंट बैंक हो। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है, SLR। इस रेशियो में क्या होता है? इस रेशियो में कुछ परसेंटेज बैंक्स को टोटल डिमांड डिपॉजिट का अपने पास मेंटेन करके रखना होता है। ठीक है, SLR रेफर्स टू दैट रेशियो ऑफ बैंक्स total demand deposits and time deposit which every commercial bank is required to keep with itself in the form of liquid asset। क्यों मेंटेन करना होता है? अगर किसी भी टाइम कस्टमर अपने पैसे को मांगने आ जाए, ठीक है, सपोज बहुत सारे कस्टमर एक बैंक के अंदर होते हैं, अगर वो बोले कि मुझे इतना अमाउंट विड्रॉ करना है राइट नाउ, तो बैंक कहाँ से लाएगा? अगर वो सारा का सारा अमाउंट सेंट्रल बैंक के पास रख देगा। इसलिए हर बैंक को कुछ परसेंटेज मेंटेन करना होता है, कमर्शियल बैंक को कुछ परसेंटेज इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट। लिक्विड एसेट में याद रखिएगा कैश एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी हैं। ठीक, इवैल्यूएशन ऑफ मनी देखते हैं कैसे आया। ह्यूमन बीइंग पास थ्रू अ स्टेज व्हेन मनी वाज नॉट इन द यूज। ऑब्वियसली एक ऐसा टाइम भी, एक ऐसा एरा भी था जब हमारे पास क्या नहीं थे? मनी का कोई चलन नहीं था, यानी यूज नहीं था। ठीक है, हम गुड्स के बदले ही गुड्स दिया करते थे। एक्सचेंज डायरेक्टली वन अनदर, राइट। सच एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स इज कॉल्ड बार्टर एक्सचेंज। जब सामान के बदले सामान लिया जाता है और मनी का कोई यूसेज नहीं था जिस टाइम, दैट इज द बार्टर सिस्टम। द प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ सम बेटर मीडियम ऑफ एक्सचेंज। कुछ कमियां थी बार्टर सिस्टम में, उन कमियों को दूर करने के प्लेस पर जो चीज आई दैट इज मनी। चलिए आगे चलते हैं, बार्टर सिस्टम देखते हैं। मीनिंग एंड इट्स इनकन्वीनियंस। मीनिंग है डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गुड्स अगेंस्ट, गुड्स मिस हो गया है, गुड्स लिख लीजिएगा। ठीक है, गुड्स के बदले गुड्स देना, सामान के बदले सामान देना विदाउट यूज ऑफ मनी, और पैसे का इस्तेमाल ना करना क्योंकि पैसे थे ही नहीं। इस सिस्टम को क्या बोलते थे? बार्टर एक्सचेंज या बार्टर सिस्टम। आगे चलते हैं, इनकन्वीनियंस देखते हैं। लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। छोटा सा एग्जांपल देखते हैं, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। अगर कोई पर्सन ए है, इसे किसी एनिमल की रिक्वायरमेंट है, और बी है, इसे कोई बनाना की रिक्वायरमेंट है, तो बी इससे बनाना ले लेगा और ए से एनिमल ले लेगा। लैक ऑफ कॉमन मेजरमेंट वैल्यू, वैल्यू नहीं होती थी। अब एक बनाना और एक एनिमल क्या कॉमन वैल्यू है? हार्डली एक बनाना कितने का आता है? 10, 20, 30, राइट।
और एक एनिमल 50, 60, 70, 1 लाख तक भी जाता है, ठीक है। तो एक कॉमन वैल्यू नहीं थी। ओके तीसरी कमी, द लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड पेमेंट बोले तो फ्यूचर पेमेंट, ठीक है। ए पर्सन के पास एप्पल है और बी पर्सन को उसकी रिक्वायरमेंट है, तो वो ए पर्सन से अभी एट प्रेजेंट एप्पल ले गया, पर उसने कहा भाई मैं आपको ये 6 महीने बाद पे कर दूंगा या 6 महीने बाद ये एप्पल आपको एज इट इज़ वापस कर दूंगा। पर जब 6 महीने बाद वो पर्सन आया और उसने वो एप्पल उसको वापस किए तो एप्पल बिल्कुल ही खराब हो चुके थे, तो ये भी डेफर्ड पेमेंट नहीं हो सकती थी, ठीक है। तो लैक वर्ड थोड़ा सा पकड़ के रखिएगा। लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस वांट, ज़रूरी नहीं है ए को अगर एनिमल की रिक्वायरमेंट है तो बी को बनाना की रिक्वायरमेंट होगी, पहली बात। लैक ऑफ कॉमन मेजरमेंट वैल्यू, अगर बनाना की वैल्यू कुछ है और एनिमल की वैल्यू कुछ है तो हम एग्जैक्ट कैसे निकालेंगे कि एक बनाने के बदले कितना एनिमल दिया जाए, ठीक है, या एक एनिमल के बदले कितने बनाना लिए जाए, ठीक। तो लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट यानी फ्यूचर पेमेंट्स। एंड द फोर्थ वन इज डिफिकल्टी इन स्टोरिंग वेल्थ। फ्यूचर में या कभी भी आप स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि कॉइन्स और नोट्स जो पेपर करेंसी होती है आप उसे स्टोर करके रख सकते हैं, बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू स्टोर। कोई फ्रूट्स है, फूड है, क्रॉप्स है, उसका कोई टाइम होता है जिसके बाद वो खराब हो जाती है। लैक ऑफ डिविजिबिलिटी, अगर मिस्टर ए को नीड है एनिमल की और मिस्टर बी को नीड है फॉर एग्जाम्पल बनाना की, तो क्या श्योरिटी है वो एक एप्पल के बदले कितना एनिमल ले? क्या वो एनिमल पर किसी काम का रहेगा? अगर वो कहे यार एक एप्पल के बदले मैं तेरे को इतना ही एनिमल दूंगा, तो कोई डिविजिबिलिटी है, कोई सेंस है? अगर इसे हाफ भी कर देंगे तो भी कोई डिविजिबिलिटी का कोई सेंस ही नहीं बनेगा, क्योंकि एनिमल रहेगा ही नहीं, ठीक है। तो डिविजिबिलिटी की बहुत कमी थी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। मनी एंड इट्स फंक्शन। मनी इज एनीथिंग दैट इज commonly accepted as medium of exchange. Accordingly, in India, a rupee is a money because it is commonly accepted as medium of exchange. ये चलते हैं, कुछ फंक्शंस देखते हैं। पहला फंक्शन, मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। आपको सामान चाहिए, आप उसके बदले पैसे दे दीजिए, मीडियम ऑफ एक्सचेंज आसान हो गया है। सेकेंड, मनी एज अ यूनिट ऑफ अकाउंट और अ मेजर ऑफ वैल्यू। मनी एज द स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, यानी फ्यूचर में किसी चीज़ की पेमेंट की जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने सपोज 10,000 का लोन लिया और 6 महीने बाद ये लोन उतारने वाले हैं, तो 10,000 तो देंगे ही देंगे, तो उसमें कोई मनी वैल्यू खराब नहीं हो जाएगी, यानी फ्यूचर में पेमेंट की जा सकती है, ठीक है। एंड मनी एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू, ठीक, यानी मनी स्टोर भी की जा सकती है, जैसे कि 2016 में हुआ था, है ना, डिमोनेटाइजेशन। तो उस टाइम क्या हुआ था, सबने जो वैल्यू को स्टोर करके रखा था 500 और 1000 के नोट्स, राइट, खराब तो नहीं हुए थे ना, यानी एक्सचेंज हो गए थे, फाइन, इनको स्टोर किया जा सकता है। चलिए लीगल टेंडर मनी देखते हैं। मनी दैट हैज लीगल सैंक्शनड बाय गवर्नमेंट बिहाइंड इट, इट इज कॉल्ड लीगल टेंडर। इट इज अ मनी इशूड बाय मॉनेटरी अथॉरिटी और अ गवर्नमेंट विच कैन नॉट बी रिफ्यूज्ड by any person in payment for transaction। अगर किसी इंसान द्वारा कोई पेमेंट की जा रही है तो उसे कोई डिनाई नहीं कर सकता कि मैं ये नहीं लूंगा, ठीक है। दैट इज लीगल टेंडर्ड मनी, ठीक है। ऐसी मनी वैल्यू जो इशूड है मॉनेटरी अथॉरिटी, ठीक है, या सरकार द्वारा, जिसको कोई भी लेने से मना नहीं कर सकता। एवरीबडी इज बाउंड टू एक्सेप्ट इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड इन डिस्चार्ज ऑफ डेब्ट। इसमें दो कैटेगरीज है। पहला, लिमिटेड लीगल टेंडर। लिमिटेड लीगल टेंडर का मतलब है 11 अगस्त 2011 की बात है, डेट बहुत आसान है की बात है, दोनों ही 11 है, ठीक है। इसमें एक एक्ट पास किया गया, इसमें कहा गया अगर आपकी पेमेंट ₹1000 तक की है तो आप कॉइन्स में, इन टर्म्स ऑफ कॉइन पेमेंट कर सकते हैं। नोबडी कैन डिनाई इट, नोबडी कैन रिफ्यूज इट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई शर्ट खरीदी और वो 1000 रुपये की है, आप कॉइन लेके पहुंच जाएं, चाहे 1-1 रुपये के कॉइन ले जाएं, 50 पैसे के भी नहीं चलते हैं, ठीक है। तो 1 रुपये कॉइन की बात हो रही है यहाँ पे। तो आप अगर 1-1 रुपये की कॉइन 2-2 रुपये 5 रुपये मिक्स करके आप उसको बोले ये रहे 1000 रुपये, ठीक है, तो वो शॉपकीपर डिनाई नहीं कर सकता। पर जैसे ही ये 1000 प्लस गया, जो भी आपकी पेमेंट है 1000 रुपीज़ से ऊपर चला गया, 1 रुपया भी ऊपर, ठीक है, अभी शॉपकीपर के ऊपर डिपेंड है वो एक्सेप्ट करे या नहीं करे। तो उस टाइम वो डिपेंड करता है, वो रिफ्यूज़ भी कर सकता है और नहीं भी कर सकता है, ठीक है। बट 1000 तक तो एक्सेप्टेबल है। इट इज़ अ मनी वैल्यू विच कैन बी एक्सेप्टेड ओनली अप टू अ सर्टन मैक्सिमम लिमिट। कुछ लिमिट है, फिक्स्ड की गई है, देखते हैं लॉ के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल, इन इंडिया कॉइन्स आर लिमिटेड लीगल टेंडर। कॉइन्स जो है लिमिटेड लीगल टेंडर की कैटेगरी में डाला गया है। जैसे कौन कौन से कॉइन्स है एट प्रेजेंट हमारे पास, 1 रुपये के कॉइन, 2 का, 5 का, 10 का और 20 का भी आ गया है, ठीक है, 20 और आ गया है। आर एक्सेप्टेबल अप टू द मैक्सिमम सम ऑफ ₹1000। कौन सा एक्ट है? कॉइनेज बिल पास्ड ऑन 11 अगस्त 2011। बियॉन्ड दिस लिमिट, अगर उस लिमिट से ऊपर चले गए हैं, वन कुड रिफ्यूज पेमेंट इन दिस स्मॉल कॉइन।
तो डिपेंड करता है, वो रिफ्यूज कर सकता है पेमेंट, जिसके लिए आप उसको सू नहीं कर सकते, उसके ऊपर केस नहीं कर सकते. वन कैन रिफ्यूज पेमेंट बाय इंडिविजुअल इन स्मॉल कॉइन बियॉन्ड दिस लिमिट. इजी. चलिए आगे चलते हैं. अनलिमिटेड देखते हैं. अनलिमिटेड लीगल टेंडर क्या होता है? It is the money for which there is no limit to the quantity of money offered in a payment at a time. For example, in India, paper notes are unlimited legal tender because all currency notes can be used as settlement of payment unlimited value. यानी जो हमारे नोट्स हैं यानी पेपर मनी है वो अनलिमिटेड लीगल टेंडर है, और जो हमारे कॉइन है वो लिमिटेड लीगल टेंडर है. नॉन लीगल टेंडर मनी देखते हैं. इट रेफर टू दैट फॉर्म ऑफ मनी हुज एक्सेप्टेंस इज ऑप्शनल. यानी वो मनी जो क्या है आपके लिए ऑप्शनल है. फॉर एग्जाम्पल, आप पान की शॉप में खड़े हैं, ठीक है, और आपने एक पान बनवाया और पान खाने के बाद आपने उसको पेमेंट की चेक में, क्या बोलेगा? नहीं, क्योंकि 2-3 दिन बाद चेक आ जाकर क्लियर होगा. हो सकता है चेक बाउंस भी हो जाए, हो सकता है चेक फ्रॉड हो. तो नो वन कैन गिव द श्योरिटी कि वो चेक है वो क्लियर हो जाएगा नहीं होगा. ये कंप्लीटली डिपेंड करता है शॉपकीपर पे, क्या वो उसे एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं, बिकॉज दिस इज कंप्लीटली ऑप्शनल. फॉर एग्जाम्पल, credit instrument like check, drafts, bill of exchange are in the use of money, but they have no legal sanction behind them. People can legally refuse to accept payment in discharge of debt or payment of transaction. यानी ये depend on public और people कि वो accept करें या नहीं करें. टाइप ऑफ मनी देखते हैं कुछ. फेट मनीज क्या होती है? करेंसी नोट्स और कॉइन आर कॉल्ड द फेट मनी. पहला. फिड्यूशरी मनी क्या होती है? Fiduciary money depends on its value on the confidence of the public, right? They get their value from the monetary authority of a country. इसमें देखते हैं, it is not declared as legal tendered by the government. It depends क्या लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं. फॉर एग्जाम्पल, आपका चेक, आपका ड्राफ्ट, आपका बिल ऑफ एक्सचेंज, यहाँ पर देखते हैं, दे आर ऑल्सो कॉल्ड लीगल टेंडर्ड as cannot be refused by any citizen of a country for settlement any kind of transaction. अगर शॉर्ट में बोले तो फेट मनी आपके हो गए कॉइन्स और पेपर, ठीक है, पेपर मनी या नोट्स या कॉइन, और आपका फिड्यूशरी मनी हो गया चेक, ड्राफ्ट एंड बिल ऑफ एक्सचेंज. ठीक है, आगे चलते हैं. इंडिया आरबीआई इशू करती है, एपेक्स बॉडी है, सब बैंक्स के ऊपर काम करती है, ठीक है, उन्हें मॉनिटर भी करती है उनके फंक्शंस. ऑल पेपर नोट्स एक्सेप्ट 1 रुपी कॉइन, ठीक है, नोट या 1 कॉइन. अगर 1 रुपये का कॉइन भी है या 1 रुपये का नोट भी है, वो आरबीआई नहीं बनाता. फॉर नोट आरबीआई इशू मिनिमम रिजर्व सिस्टम अकॉर्डिंग टू विच आरबीआई मेंटेन मिनिमम रिजर्व 200 करोड़, ऑफ विच 115 यानी 115 करोड़ इन अ गोल्ड फॉर्म एंड 85 in the form of foreign security. In India, RBI issue all paper notes except 1 rupee note or coin. 1 रुपये का नोट या जो कॉइन है वो हमारी मिनिस्ट्री कौन करती है? फाइनेंस मिनिस्ट्री के थ्रू जारी किया जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, राइट. चलिए, RBI has a role monopoly to issue currency note in form of ₹2 and above. RBI जो है वो सिर्फ और सिर्फ मोनोपोली है. मोनोपोली इन द सेंस क्योंकि इंडिया में इसके अलावा किसी और को राइट नहीं है करेंसी छापने का, ठीक है. तो 2 रुपये से या 2 रुपये से बड़े जो भी वैल्यू होंगी करेंसी नोट्स में या पेपर फॉर्म में, उसे कौन छापेगा? RBI. द सेंट्रल गवर्नमेंट यानी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशू 1 रुपी नोट और या ऑल कॉइन्स, ठीक है, 1 रुपये का कॉइन या 1 रुपये का नोट और सारे कॉइन्स 5 का 10 का 20 का सारे कॉइन्स का राइट किसके पास है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. 1 रुपये से बड़ा यानी 2 रुपये का नोट और सारे नोट 2 से ऊपर वाले वो आरबीआई के अंडर है, ठीक है, मतलब आरबीआई उन्हें छापता है. फॉर नोट्स इशू इंडियन फॉलो द मिनिमम रिजर्व सिस्टम अकॉर्डिंग टू विच सेंट्रल बैंक कीप अ मिनिमम रिजर्व ऑफ गोल्ड और अ फॉरेन एक्सचेंज ऑन द बेसिस इशू द नोट्स और टू एनी एक्सटेंट. मतलब अगर नोट छापने हैं तो उसे मिनिमम कुछ रिजर्व इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड और अ फॉरेन सिक्योरिटी फॉर्म में रखना होगा, ठीक है, उसी वैल्यू के इक्वल वो नोट छापता है, ठीक है. आरबीआई जो है 2 रुपये का कॉइन नहीं छापता है. आरबीआई 2 रुपये का नोट और 2 रुपये से बड़े जो वैल्यू होंगी नोट्स में पेपर करेंसी में उन्हें छापेगा, ठीक है. और जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है वो सारे कॉइन छापती है, 1 का 2 का 10 का, ठीक है. इशू 1 रुपी नोट्स एंड ऑल कॉइन्स. 1 रुपये का नोट छापने का राइट भी किसके अंदर है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर. द सप्लाई ऑफ मनी मीन्स द टोटल स्टॉक ऑफ मनी जिसमें करेंसी, डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ बैंक्स in circulation held by public at a point of time. Public
हेयर एक्सक्लूड सप्लायर ऑफ मनी। सप्लायर ऑफ मनी कौन होते हैं? कमर्शियल बैंक, आपके आरबीआई और गवर्नमेंट, ठीक है, ये सप्लायर्स होते हैं। इन्हें हटाकर जितने भी टोटल स्टॉक ऑफ मनी एट प्रेजेंट है, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे? आपका सप्लाई ऑफ मनी, ठीक है। द टोटल स्टॉक ऑफ मनी, करेंसी, डिमांड डिपॉजिट जो भी है एट प्रेजेंट, जो भी पब्लिक के पास है, उसे क्या बोलेंगे? मनी सप्लाई। देर आर टू कॉम्पोनेंट ऑफ मनी सप्लाई। पहला करेंसी, जिसमें आपका पेपर नोट्स, कॉइन जो कि लोगों के पास है, ये आ जाएगा। दूसरा आपके डिमांड डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक्स, ये आ जाएगा। सिंस डिमांड डिपॉजिट्स आर चेकेबल डिपॉजिट्स, दे आर ट्रीटेड लाइक नोट्स विच कैन नॉट बी डायरेक्टली यूज फॉर मेकिंग पेमेंट्स, ठीक है। डिमांड डिपॉजिट भी इसमें कंसिडर किए जाएंगे कमर्शियल बैंक के, और पब्लिक के पास जो भी पेपर नोट्स यानी करेंसी है या कॉइन है, वो भी कंसिडर किए जाएंगे किसमें? मनी सप्लाई में। सोर्स ऑफ मनी सप्लाई देखते हैं, कौन कौन हो सकता है? मनी सप्लायर, ठीक है, द वर्ड क्लियरली सुनिएगा, मनी सप्लायर बोल रहा है। गवर्नमेंट विच इशू 1 रुपी कॉइन, नोट्स एंड ऑल अदर कॉइन, देयर इज अ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हो गया। आरबीआई विच इशू पेपर करेंसी, 2 रुपए के नोट और उससे अबव की वैल्यू करेंसी नोट में, पेपर करेंसी में आरबीआई छापता है। और कमर्शियल बैंक विच क्रिएट क्रेडिट, क्रेडिट इन द सेंस लोन वगैरह देकर जो वो कमाता है ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड डिपॉजिट्स। अमंग दीज आरबीआई इज अ प्रिंसिपल सप्लायर ऑफ मनी। आगे देखते हैं आइडल सप्लाई ऑफ मनी क्या है? द अमाउंट ऑफ मनी विच कीप्स एग्रीगेट डिमांड इन स्टेट, द बैलेंस ऑफ एग्रीगेट सप्लाई इज कॉल्ड आइडल सप्लाई ऑफ मनी, ठीक है। सिंपल सा है, वो अमाउंट ऑफ मनी जो कि क्या करे? बैलेंस बना के रखे एग्रीगेट डिमांड इन द स्टेट बैलेंस विद द एग्रीगेट सप्लाई, इट इज कॉल्ड एन आइडल सप्लाई ऑफ मनी। इट कीप्स द इकोनॉमी इन स्टेबल कंडीशन एंड सेव इट फ्रॉम स्टीपिंग इनटू इन्फ्लेशन डिफ्लेशन सिचुएशन। ये दोनों ही सिचुएशन से बचा के रखेगा, बिकॉज दिस इज अ इक्विलिब्रियम काइंड ऑफ सिचुएशन, ठीक है। इम्पैक्ट देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। डेफिशिएंट की वजह से क्या होगा? एक्सेस और डेफिशिएंट होने की वजह से क्या होगा? इफ देर इज टू मच मनी, पीपल विल हैव टू मच परचेजिंग पावर। सब लोगों के पास बहुत पैसा और सबकी परचेजिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है खरीदने के लिए, ठीक है, क्योंकि उनके पास पैसा बहुत है। पैसा है तो सब लोग खरीदना चाहेंगे कुछ, तो अचानक डिमांड बढ़ जाएगी। डिमांड बढ़ जाएगी तो गुड्स एंड सर्विसेज बहुत महंगे हो जाएंगे, ठीक है। इन द केस गुड्स एंड सर्विसेज आर नॉट अवेलेबल, केसेस में क्या होगा? जो गुड्स एंड सर्विसेज है वो मार्केट में सफिशिएंट क्वांटिटी में अवेलेबल नहीं होंगे और प्राइस विल शूट अप, और प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि आप सिर्फ वही लोग खरीद पाएंगे जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है। द इकोनॉमी विल फॉल इन विशियस सर्कल, और एक ऐसी गंभीर सिचुएशन बन जाएगी जिसे बोलेंगे आप इन्फ्लेशन, जो कि इकोनॉमी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। दूसरा देखते हैं डिफ्लेशन। इफ देयर इज टू लिटिल सप्लाई ऑफ मनी, यानी इकोनॉमी में मानिए पैसा बहुत कम सर्कुलेट, यानी एट पर्टिकुलर ऑफ टाइम पर लोगों के पास बहुत कम पैसा है, यानी मनी सप्लाई कम है इकोनॉमी में। इट मीन्स पीपल विल हैव टू लेस परचेजिंग पावर, पीपल विल डिमांड लेस, अब लोग कम डिमांड करेंगे, लेस गुड्स एंड सर्विसेज की, एंड परसिस्टेंट फॉल इन डिमांड, बहुत कम डिमांड करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा? डिमांड बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, और जो सप्लाई है वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? विल कॉज डिप्रेशन लीडिंग टू विशियस सर्कल ऑफ डिफ्लेशन, ठीक है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन की जस्ट अपोजिट सिचुएशन हो जाएगी। उसमें क्या हो रहा था? गुड्स एंड सप्लाई मार्केट में एक सफिशिएंट क्वांटिटी में अवेलेबल नहीं थे। इसमें क्या है? कोई डिमांड ही नहीं कर रहा है, इतनी ज़्यादा प्रोड्यूस हो चुकी हैं गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट में पड़ी हुई है, पर परचेजिंग पावर ही नहीं है खरीदने के लिए, क्योंकि पैसा नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों सिचुएशन इकोनॉमी के लिए अच्छी नहीं होती। हैंस देयर इज अ ग्रेट नीड टू कंट्रोल एंड रेगुलेट सप्लाई ऑफ मनी इन एन इकोनॉमी। इसलिए ज़रूरत होती है किसी भी इकोनॉमी में टू कंट्रोल एंड रेगुलेट सप्लाई ऑफ मनी। आगे चलते हैं, ऑल्टरनेटिव मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई देखते हैं। इन इंडिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यूज 4 ऑल्टरनेटिव्स। फर्स्ट वन इज M1, M2, M3 एंड M4, ठीक है। हम देखेंगे ये M1, M2, M3, M4 है क्या। चलिए, M1 क्या होता है? CC कैश एंड कॉइन, DD डिमांड डिपॉजिट एंड OD अदर डिपॉजिट, ठीक है। हियर C बोलो या डबल C बोलो, बोथ आर सेम। C डिनोट करेंसी, जिसमें पेपर आपके कॉइन्स आ जाएंगे, हेल्ड बाय पब्लिक, किसके पास है? पब्लिक के पास। DD स्टैंड फॉर डिमांड्स डिपॉजिट ऑफ पब्लिक इन अ बैंक, एंड OD इज अदर डिपॉजिट, ठीक है, जो कि RBI के पास भी हो सकते हैं, जिसमें आपका आ सकता है डिमांड डिपॉजिट ऑफ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, डिमांड डिपॉजिट ऑफ फॉरेन सेंट्रल बैंक्स एसेट्रा,
ठीक है, ये हमारे हो गए डीडी। तो याद रखिएगा M1 में क्या क्या आ सकता है, सीसी यानी कैश एंड कॉइन्स, डीडी यानी डिमांड डिपॉजिट एंड द अदर डिपॉजिट। M2 में क्या आएगा, M1 के पूरे सेम एज इट इज उठकर जो भी कंपोनेंट थे कौन कौन से, कैश एंड कॉइन, डिमांड डिपॉजिट एंड दी अदर डिपॉजिट। ठीक है, उसके अलावा एक ऑप्शन क्या है जो और ऐड होगा, सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स के, नॉर्मल बैंक्स के नहीं। ठीक है, M1 जो है, M3 में M1 एज इट इज, M1 में क्या क्या था आपका, सीसी कैश एंड कॉइन, डिमांड डिपॉजिट एंड अदर डिपॉजिट। उसके अलावा नेट टाइम डिपॉजिट ऑफ बैंक्स, कौन सा बैंक, कमर्शियल बैंक की बात की जा रही है। ठीक है, M4 में देखिए, M4 में क्या था, M3 एज इट इज, M3 में पूरी टर्म। ठीक है, यानी आपका सीसी कैश एंड कॉइन, पेपर करेंसी जो है, डिमांड डिपॉजिट, अदर डिपॉजिट, नेट टाइम डिपॉजिट ऑफ बैंक्स, कौन से वाले, कमर्शियल बैंक वाले। उसके अलावा एक चीज और ऐड कीजिए, टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग ऑर्गेनाइजेशन एक्सक्लूडिंग नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, NSC। ठीक है, आगे चलते हैं। M1 में देखते हैं, करेंसी होल्ड बाय पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक्स एंड द अदर डिपॉजिट विद द RBI। M1, M2 में क्या था, M1 एज इट इज, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक के अमाउंट और ऐड करने हैं। M3 में क्या है, M1 एज इट इज प्लस नेट टाइम डिपॉजिट ऑफ बैंक्स, एंड M4 में क्या है, M3 एज इट इज टोटल पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट एक्सेप्ट NSC बोले तो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स। मीनिंग ऑफ कमर्शियल बैंक देखते हैं। कमर्शियल बैंक क्या होता है, कमर्शियल बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द जनरल पब्लिक, जो लोगों से पैसा लेके उन्हें डिपॉजिट कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है और लोगों को ही लोन दे रहा है। ठीक है, एक्सटेंड लोन फॉर इन्वेस्टमेंट विद द एम ऑफ लर्निंग प्रॉफिट, और लोन किस मोटिव से दे रहा है, ताकि वो प्रॉफिट कमा पाए। बैंक एक ऐसी संस्था है जिसके थ्रू वो लोगों के डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है और लोन के फॉर्म में मनी को सर्कुलेट करता है ताकि वो प्रॉफिट कमा सकें। इनफैक्ट कमर्शियल बैंक एज देयर नेम सजेस्ट as profit seeking institution, they do banking business to earn profit. They generally finance trade and commerce with the short term loans. They charge high rate of interest from borrowers and but pay less rate of interest to their depositor. जब हम पैसा जमा करते हैं तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है आई थिंक 2.3 या 3%, डिपेंड ऑन बैंक्स टू बैंक्स, राइट। मान लो अभी 3% सेविंग पर, सेविंग अगर किसी का अकाउंट है, सेविंग अकाउंट, तो 3% का मिल रहा है। ठीक है, बट अगर हम लोन ले जाते हैं तो वही 9% मान लेते हैं या 8% तक का चार्ज लेते हैं। तो ये बीच का डिफरेंस है, इसमें बैंक अर्न करता है। ठीक है, द टू मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स आर बोरोइंग एंड लीडिंग, बोरो करता है और पैसा उधार देता है। ठीक है, इसके अलावा एक्सेप्ट ऑफ डिपॉजिट, डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, लोन देता है, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज या हुंडी, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देता है, एजेंसी फंक्शन ऑफ द बैंक्स, परफॉर्मिंग जनरल यूटिलिटी सर्विसेज एंड मनी क्रेडिट क्रिएशन, इसको डिटेल में आगे देखेंगे। ठीक है, एक्सेप्ट करना, लोन देना, डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने किसी को सामान बेचा 10,000 का उधार पर और एक रसीद ले ली, राइट, बट और उसने कहा कि ठीक है इतने महीने बाद वो मुझे पैसे देगा, बट मुझे एट प्रेजेंट पैसे की नीड अभी है, तो मैंने जाकर वो बैंक में रिसीट है मैंने वो जाकर जो रिसीट या बिल है मैंने बैंक में जाकर शो किया और मैंने कहा मुझे इस बिल के बदले पैसे चाहिए। जब वो पर्सन फॉर एग्जांपल किसी एक्स ने किसी वाई से पैसे लेने थे क्योंकि सामान उधार पर बेचा गया था, तो मिस्टर एक्स को एट प्रेजेंट नीड है, तो बैंक गया और उसने वो बिल की कॉपी उसको दिखाई कि ये आप ले लीजिए, जब मिस्टर वाई पैसे देने आएगा तो आप उससे ले लीजिएगा। तो बैंक ने कहा ठीक है, बट मैं आपको 10 के बदले कितने दूंगा, क्योंकि आपको अभी नीड है, मैं मान लो 10,000 के बदले आपको 9,000 एट प्रेजेंट दे रहा हूँ। तो जो 1,000 होगा, क्योंकि पूरे नहीं देगा बैंक, तो जो 1,000 होगा वो एज अ कमीशन वगैरह कट कर लेता है। ठीक है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी बेसिकली फॉर बिजनेस पर्सन, बिजनेसमैन के लिए होती है, करंट अकाउंट वाले लोगों को मिलती है। करंट अकाउंट में क्या होता है, आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, आप कितनी भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, कितनी बार भी कर सकते हैं, कितने अमाउंट की भी कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल आपने कोई चेक काट के दे दिया किसी को 10 लाख का और आपके खाते में सपोज 8 लाख की थी, तो बैंक के सामने अगर आप एक अच्छे कस्टमर है 2 लाख की जो पेमेंट कम बढ़ रही है उसके लिए वो आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दे देगा, क्योंकि आप अच्छे कस्टमरों में आते हैं। ठीक है, गुड कस्टमर में आते हैं। करंट अकाउंट वाले लोग हो गए या सेविंग अकाउंट वाले डिपॉजिटर हो गए, डिपॉजिट्स हो गए, ये क्या कहलाएंगे आपके डिमांड डिपॉजिट। कौन कौन से, करंट अकाउंट डिपॉजिट्स और सेविंग अकाउंट डिपॉजिट्स। ठीक है, दूसरा क्या है, टाइम डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट इसको ऑल्सो कॉल्ड
फिक्स डिपॉजिट और टर्म डिपॉजिट, ठीक है, जैसे कि आपकी एफडी विद द बैंक फॉर फिक्स पीरियड, जो कि बैंक के पास एक फिक्स पीरियड के लिए रखी जाती है, जब वो टाइम पूरा हो जाता है, एक्सपायर हो जाता है, तो आप स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद जाकर आपको पैसा मिल जाता है। इन्हें डिमांड डिपॉजिट क्यों, क्योंकि ये जो अमाउंट होते हैं करंट अकाउंट में, सेविंग डिपॉजिट्स में और करंट डिपॉजिट्स में, ये आपको डिमांड करने पर पेबल हो जाते हैं, ठीक है। ये हाईली लिक्विड कैश कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि आप गए, आपने डिमांड की, चेक प्रोवाइड किया और आपको पैसा ऑन द स्पॉट मिल गया, और ये लेस लिक्विड होता है इन कंपैरिजन ऑफ डिमांड डिपॉजिट। वाई? क्योंकि एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए पैसा कहाँ ब्लॉक हो गया है, ठीक है। इसमें दो ही एंट्री होंगी, एक इनिशियल एंट्री जब पैसा डाला गया हुआ, और एक मेच्योरिटी वैल्यू के बाद जब वो टाइम पीरियड हो गया हुआ, अब आपको पैसे मिल रहे होंगे, ठीक है। तो दो ही एंट्री होंगी। इसमें आपकी ट्रांजेक्शन, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। एक बार डिफरेंस देख लेते हैं। डिमांड डिपॉजिट डू नॉट कैरी इंटरेस्ट, whereas टाइम डिपॉजिट्स कैरी अ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। करंट अकाउंट की बात करें, करंट डिपॉजिट्स की बात करें तो उसमें इंटरेस्ट नहीं मिलता है, ठीक है। और टाइम डिपॉजिट जैसे कि आपकी एफडी जो फिक्स टाइम पीरियड के लिए डिपॉजिट की जाती है, उस पर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई मिलता है। डिमांड डिपॉजिट्स इज हाईली लिक्विड, क्योंकि आपने डिमांड की और अमाउंट आपको पे हो जाएगा। whereas टाइम डिपॉजिट आर लेस लिक्विड, ठीक है। Demand deposits are checkable deposits, whereas time deposits are not. Demand deposits are a part of money supply, whereas time deposits are not. Okay? इसमें से कोई आप तीन याद कर ले, बहुत है। Difference between the primary deposit and the secondary deposit. क्या अंतर है दोनों में, देखते हैं। Primary deposit is a new or initial deposit in cash by the people. Indirectly, primary deposit reflect the saving of the people in a bank, right? Secondary deposit क्या हो सकते हैं, या demand deposit भी बोलते हैं इनको, a deposit which arises on the account of loan given by bank. These are called demand deposit because loan are not given in cash, but only demand deposit account is opened in the name of borrower. जब लोन लिया जाता है तो ऐसे पकड़ा नहीं दिया जाता है, एक खाता खोला जाता है बोरोवर के नाम से, ठीक है। लोन अकाउंट जो भी होगा उसका होगा, उस खाते में वो लोन का पैसा ट्रांसफर किया जाता है, फिर उस खाते से या अकाउंट से वो धीरे धीरे कर कर या एक साथ भी निकाल सकता है, इन हैंड नहीं पकड़ाया जाता, ठीक है। क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक इज डिटरमाइंड बाय two factor. The first one is initial cash deposit and the second one is legal reserve ratio, that is LRR, ठीक। minimum ratio of deposit which is legally compulsory for the commercial bank to keep as cash in liquid form. Example, एक कोई person है, initial deposits loan LRR, मान लीजिए LRR की रेट है 10%। ए पर्सन ने डिपॉजिट किया, हम यहाँ कैश में कुछ नहीं मान रहे हैं, ठीक है, सब बैंक के थ्रू हो रहा है। बैंक क्या करती है, अगर वो सपोज कोई इनिशियली डिपॉजिट्स हुआ, किसी इंसान ने बैंक में जमा किए कुछ पैसे, वो कुछ जो भी 1000 रुपये जमा किए, उसका 10% वो एज अ लीगल रिजर्व रेशियो रख लेगी, बाकी वो एज अ लोन पब्लिक को दे देगी। फिर 900 जिसके खाते में भी एज अ लोन दिए होंगे, क्योंकि वो कैश तो दिए नहीं होंगे, उसके अकाउंट में ट्रांसफर होंगे, वो पर्सन उस 900 को खर्च करेगा, ठीक है। अब 900 का 10% विच इज़ 90 रुपीज़, अब कितना बचा, 810। फिर 810 को वो एज अ लोन दे देगी किसी सी पर्सन के अकाउंट में। अब 810 का फिर से 10% वो एज अ लीगल रिजर्व रेशियो अपने पास रखेगी और 729 सर्कुलेट कर देगी एज अ लोन। तो हम क्या देखते हैं, जो शुरू में हमारे पास था ना, ये करते करते जो भी इनका टोटल आएगा, जो इनिशियल था उतना ही आ जाएगा, ठीक है। यानी इन दोनों के बीच में क्या होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। अगर मनी मल्टीप्लायर ज़्यादा होगा तो LRR कम होगा, अगर LRR ज़्यादा होगा तो मनी मल्टीप्लायर कम होगा, ठीक है। तो दोनों के बीच में क्या है, इनवर्स रिलेशन। अगर हम रेट 20% करें 10% के बदले, ठीक है, तो हम रिजर्व ज़्यादा मेंटेन करें तो लोन कम जाएगा, अगर हम रेशियो कम रख रहे हैं तो लोन ज़्यादा जाएगा, ठीक है। इनवर्स रिलेशन समझ में आ गया। तो मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या हुआ, 1/में LRR विच मीन्स लीगल रिजर्व रेशियो। और आपसे कोई टोटल डिपॉजिट पूछ ले तो आप क्या लिखेंगे, इनिशियल डिपॉजिट मल्टीप्लाई बाय मनी मल्टीप्लायर, ठीक है। सिंपल सा फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, मनी मल्टीप्लायर इज व्हाट, टू 1/में LRR लीगल रिजर्व रेशियो। और टोटल डिपॉजिट कोई आपसे पूछ ले तो इनिशियल डिपॉजिट्स मल्टीप्लाई बाय मनी मल्टीप्लायर। मेजर्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल, कुछ और मेजर्स देखते हैं। दो तरीके के होते हैं ये, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव में देखिए कैश रिजर्व रेशियो विच इज मेंटेन्ड बाय द बैंक, जो कि कमर्शियल बैंक कुछ
रेशियो अपने टोटल डिपॉजिट्स का जो उनके पास है सेंट्रल बैंक में रख के आती हैं, ठीक है। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो जो कि उनका डिपॉजिट है, जो कि उन्हें खुद अपने पास मेंटेन करके रखना होता है, ताकि अगर कोई उनका डिपॉजिटर या बैंक का कोई पर्सन उनसे पैसे मांगने आ जाए, ठीक है, तो वो उसकी लिक्विडिटी को पूरा कर सके, ठीक है। रेपो रेट, बैंक रेट, मार्केट ऑपरेशन एंड रिवर्स रेपो रेट हम ऑलरेडी कर चुके हैं शुरुआत में। ये 3 सीखते हैं, दैट इज अ क्वालिटेटिव मेजर्स। मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है? इंसान को 1 लाख रुपए एज अ लोन चाहिए, ठीक है, तो बैंक उसे 1 लाख रुपए ऐसे ही नहीं दे देगी, उसके बदले उसे कोलेटरल सिक्योरिटी लेगी, और जो कोलेटरल सिक्योरिटी का अमाउंट होगा वो 1 लाख से बड़ा ही होना चाहिए। अगर किसी को 1 लाख की नीड है तो बैंक चाहेगी कम से कम 1.5 लाख तक की सिक्योरिटी वो बैंक के पास रख दे, राइट। इसे क्या बोलेंगे? मार्जिन रिक्वायरमेंट। राशनिंग ऑफ क्रेडिट क्या होता है? इट इन्वॉल्व कैपिंग ऑफ लोन, बेसिकली अमाउंट ऑफर्ड बाय बैंक टू डिफरेंट सेक्टर। मोरल सुएशन क्या होता है? कमर्शियल बैंक को आरबीआई से एक रिक्वेस्ट आती है, ठीक है, एडवाइस आती है कि आप फॉलो कीजिए कुछ ऐसी पॉलिसी जिससे क्या हो सके, लेटर और एस्पिरेंट कुछ कम करनी हो मनी सप्लाई या कुछ मनी सप्लाई बढ़ानी हो, तो वो अपने ही हैंड से उसको ठीक कर लें, ठीक है। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट समझ में आ गया। जब लोन की रिक्वायरमेंट है और आप लोन की जो वैल्यू है कोलेटरल सिक्योरिटी मांग रहे हैं, लोन की वैल्यू से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। रैशनिंग ऑफ क्रेडिट समझ में आ गया। इट इन्वॉल्व कैपिंग ऑफ लोन amount offered by bank to different sector, and the third one is moral suasion, बैंक अपने ही हैंड से सॉर्ट आउट कर ले, आरबीआई की ऐसी गाइडलाइंस या एडवाइस उनको आती है। आगे चलते हैं। मनी क्रेडिट मल्टीप्लायर मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। मनी मल्टीप्लायर इज व्हाट? 1 में LRR, जो भी इनमें इनवर्स रिलेशन होता है। अगर 1 रेट चल रही है 10, इट मीन्स 1/10 अगर L आ रहा है तो ये 10 टाइम्स होगा मनी मल्टीप्लायर, और मनी मल्टीप्लायर 10 टाइम्स है तो LRR लीगल रिजर्व रेशियो आपका क्या होगा? 10%, यानी बेसिक इन दोनों में इनवर्स रिलेशन है। फॉर्मूला है आपका मनी मल्टीप्लायर का 1 में LRR, ठीक है। मीनिंग ऑफ सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक इज बेसिकली व्हाट? इट इज एपेक्स बॉडी, ठीक है, जो कि सारे बाकी बैंक्स को उनकी मॉनिटरिंग करती है, कंट्रोल करती है, उनके फंक्शंस कैसे रेगुलेट कर रहा है, क्या कर रहा है, ठीक है। इट सुपरविजन, इट ऑर्गेनाइज, इट सुपरवाइजेस, रेगुलेट, डेवलप द मॉनिटरी सिस्टम ऑफ कंट्री, राइट। इन इंडिया द नेम ऑफ सेंट्रल बैंक इज RBI। अलग अलग कंट्री में अलग अलग नाम से होते हैं, हमारे यहाँ का RBI है। सेंट्रल बैंक हैज बीन established in all financially developed country. They are known by different name in a different country. In India, the central bank is also known as RBI or RBI. सेंट्रल बैंक बोले तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कब स्टैब्लिश हुआ था? 1935 में, शेयर होल्डर बैंक, एंड नेशनलाइज इन 1949 1 जनवरी को, ठीक है। इट्स प्राइमरी रोल इज टू कंट्रोल, सुपरवाइज, रेगुलेट, ऑर्गेनाइज द फाइनेंशियल एंड द मॉनिटरी सिस्टम इन इकोनॉमी। फंक्शन देखते हैं। इशू ऑफ करेंसी या बैंक ऑफ इशू। बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, बैंकर्स बैंक है, सुपरवाइज करता है, कंट्रोल करता है क्रेडिट, एक्सचेंज कंट्रोल करता है, लेंडर ऑफ लास्ट रिपोर्ट करता है। लेंडर ऑफ लास्ट रिपोर्ट का मतलब है जब कुछ आखिर में रह नहीं जाता, बिल्कुल हाथ खड़े हो जाए, तो जब कौन सारा बनता है? काइंड ऑफ सेंट्रल बैंक, ठीक है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड क्लियरिंग हाउस फंक्शन एंड कलेक्शन ऑफ पब्लिकेशन ऑफ डेटा। 5 या 6 फंक्शन भी याद हो जाए, बहुत है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी सप्लाई देखते हैं। रेपो रेट पता ही है, दिस इज अ रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच सेंट्रल बैंक लैंड फंड्स टू, ठीक है, चीप क्रेडिट प्रमोट इन्वेस्टमेंट वेयरएज डियर मनी डिस्करेज इट। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है? इट रेफर टू बाइंग एंड सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया टू द पब्लिक एंड बैंक्स। कैश रिजर्व रेशियो ऑलरेडी कर चुके हैं, जो कि कमर्शियल बैंक्स को मेंटेन करके रखना पड़ता है रिजर्व बैंक के पास कि आप इतनी परसेंटेज होल्ड कर लीजिए, ठीक है, ऑफ देयर टोटल डिपॉजिट। कौन करता है? कमर्शियल बैंक किसके पास करके रख के आता है? सेंट्रल बैंक के पास या RBI के पास, दोनों ही सेम है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टेक केयर।